हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सबको आवाज़ आ रही होगी। पहले चेक कर लेते हैं सर, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आ रही है आवाज़, सभी को आ रही है। जल्दी बोलेंगे। हाँ सर, सबको आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। चेकआउट करें, कमेंट करें सारे बालक। कमेंट कमेंट कमेंट, जल्दी से कमेंट करें सर, आवाज़ आ रही है, जल्दी बोलेंगे। आ रही है सर, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है ना। हाँ सर, सबको आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छे। सही है, आ रही है। ठीक है सर, आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहा है? यस सर, गार्गी दीदी कह रही है आवाज़ आ रही है। नमस्ते हिमांशु जी, आवाज़ आ रही है सर। सर आज अंतिम पड़ाव है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी अब तक हम पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं बहुत 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 शानदार तरीके से। सर आज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे, बाकी चारों एक्ट तो बहुत बच्चों वाले हैं। एक क्लास के या दो क्लास में वो सारे के सारे बाकी एक्ट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ सर, तो आज की अगर बात करें, आज की अगर बात करें भाई बहनों, आज की अगर बात करें, आज हमें पढ़ना है रेमेडीज फॉर द ब्रीच, रेमेडीज फॉर द ब्रीच। ठीक है सर। वैसे तो जो चैप्टर है सर, टीपा बहुत ही छोटा चैप्टर सर, बहुत छोटा चैप्टर। टीपा आसान भी है, याद भी हो जाता है सर। सर एलएलपी भी सर बहुत छोटा चैप्टर है, आसान भी है, याद भी हो जाता है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा कि हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और कंपनीज एक्ट को। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। टीपा एलएलपी बचपन की यादें हैं, बच्चा याद भी कर लेता है। तो आज अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो हमारा कम से कम 25 से 30 मार्क्स से आता है एग्जाम में, वो है सर हमारा कौन सा एक्ट सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है आईसीआई की बुक में ये आखिरी यूनिट हो, लेकिन जो मैंने अपने कलर्ड रंगीन नोट्स बना रखे हैं उसमें मैं छोटे छोटे चैप्टर में इनको बांटकर पूरे 11 चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कराता हूं। तो आज चैप्टर नंबर 10 और 11 दोनों ही समाप्त कर लिए जाएंगे। अरे विनोद इधर ध्यान देंगे विनोद। सर चैप्टर 10 था रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमारी चाल कहां से शुरू हुई थी? हमारी चाल शुरू हुई थी चैप्टर नंबर 8 के एक एसआरके से। 8 का एसआरके था या 9 का एसआरके था? चैप्टर नंबर 9 के एक एसआरके से हमारी चाल शुरू हुई थी सर। चैप्टर नंबर 9, हाँ सर हाँ। अगर बिल्कुल एक खीर झटके में तुम्हें एक बात बताऊं तो आप ये जानेंगे कि सर हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी थी। ये इधर देखेंगे सर, फिर से देखेंगे इधर। हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हमारा अंतिम पड़ाव होता है मोड ऑफ डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे खत्म किया जाता है। खत्म, खल्लास। क्या बोला? खल्लास। सर ये हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया था, ये चारों हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, जिसे हमने बोला चैप्टर नंबर 9। और ये हमारा ब्रीच, ये हमारा ब्रीच और दिल को ठेस पहुंचाने वाला चैप्टर धोखाधड़ी है ना, धोखाधड़ी वाला चैप्टर यहाँ पढ़ लिया था, राइट। इसको आज हम चैप्टर नंबर 10 में कवर करेंगे। तो आज का मुद्दा है भाई और बहनों, आज का मुद्दा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इस सीरीज में ये इसमें मैंने अपने नोट्स में दिया है, और ये 4 बातें चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको नोट्स में दी हैं। ठीक है सर, समझ चुके सर? इस एसआरके से सारी बातें समझ में आ चुकी है। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 रेमेडीज फॉर ब्रीच, यानी जब कोई भी धोखा देगा तो उसकी क्या रेमेडी है। तो पहले जानते हैं जिसकी रेमेडी लेनी है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यानी कि ब्रीच क्या होता है। अगर कोई बहुत आसान सी भाषा में बोले तो आप बोलोगे सर ब्रीच का मतलब होता है दो में से कोई भी पार्टी मना कर दे या काम ना कर पाए किसी भी कारण की वजह से कि भैया मैं नहीं कर रहा काम, तो जज साहब ने बोला इसे धोखे के बराबर बोलेंगे। हम किसके बराबर बोलेंगे? धोखे।
आपके मन में गाना बजेगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, राइट। ऐसी बातें है ना, जो धोखे खाए हुए लोग होते हैं, दिल जले होते हैं, वो यही गाना गाते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये वाला गाना, है ना। हाँ सर, तो ब्रीच की अगर बारे में बात करें तो ब्रीच भैया 2 प्रकार का होता है। ब्रीच कितने प्रकार का होता है, याद रखोगे बात सर? ब्रीच होता है 2 प्रकार का, 2 प्रकार का, है ना। हिमांशु दिखाना जरा, SR का बना रखा है इसका डायग्राम। हाँ तो बस उससे समझा दूंगा, सारी बातें एक ही झटके में खोपड़िया में घुस जाएंगी सर, ठीक है, राइट। जाओ जाओ, मैं इसमें देख लूंगा ना। ब्रीच होता है 2 प्रकार का, ठीक है। हाँ सर, चलिए चलिए वो बातें हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे होता है विद केस लॉस। सर हेडिंग डालेंगे सभी, ऑनलाइन वाले बालक भी हेडिंग डालेंगे, जो पहली बार रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने क्लास नहीं ली है, वो बालक भी ये बनाएंगे, एग्जाम में बहुत काम आएगा। और ये एक्सपेक्टेड टॉपिक होता है, हॉट टॉपिक होता है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। इधर ध्यान देंगे सर। एक होता है सर एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक होता है एक्चुअल ब्रीच। सभी बालक कमेंट में बताएंगे, ये सभी बालक मुझे बताएंगे सर एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच वो होता है जो कब धोखा कब हो जाता है, बोलो जल्दी, क्यों मानचो भैया, भाई तुम बोलो जल्दी। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? ड्यू डेट से पहले अगर आपने क्या कर दिया, धोखा दे दिया, तो वो क्या माना जाएगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? जो काम है ड्यू डेट पर, उसी दिन मतलब ड्यू डेट पर मना करना या एक्चुअल परफॉर्मेंस के टाइम पर मना करना, वो होता है एक्चुअल ब्रीच। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच, अब सुनना ध्यान से। अब भैया सजनी गजनी का विवाह होना था, सजना है मुझे सजनी के लिए, ये वाला गाना गाते हैं। तो सजनी ने गजनी से बोला, सजनी ने गजनी से बोला कि भैया हमारी शादी तय है भैया अगले महीने की 15 तारीख, मैं आज ही मना कर रहा हूँ, आज ही मना कर रहा हूँ, नहीं करूंगा शादी, क्या कर लोगी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच। सीधा सीधा मना कर देना, मुंह पे जाके मना कर देना, सामने वाले को पूरी तरीके से इंसल्ट कर देना। जज साहब ने इस इंसल्ट का नाम दिया एक्सप्रेस ब्रीच। क्या नाम दिया? एक्सप्रेस ब्रीच, यानी एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, ठीक है। और एक और तरीका होता है जिसे जज साहब नाम देते हैं इंप्लाइड ब्रीच, यानी ब्रीच बाय कंडक्ट। ब्रीच बाय कंडक्ट को बोला जाता है इंप्लाइड, इंप्लाइड ब्रीच बोला जाता है। सर इंप्लाइड ब्रीच का मतलब क्या होता है? आपने बिना कहे सामने वाले से धोखा कर दिया। कैसे धोखा कर दिया सर? मान लो ड्यू डेट से पहले सजनी ने गजनी से वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगी, इस दिन पे करूंगी, लेकिन शादी से पहले ही या 2-4 दिन पहले ही सजनी क्या कर लाई, क्या कर लाई, विवाह करके पति ले आई, विवाह करके पति ले आई। अब भैया और किसको किससे मिला दिया? गजनी से मिला दिया। तो भैया सजनी ये बोल रही है कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन अब हमारी शादी हो नहीं पाएगी तुम्हारे साथ, क्योंकि हमने पहले ही शादी किसी और से कर ली। तो ड्यू डेट से पहले अगर मैंने किसी और से शादी करी और सामने वाले को बताया ही नहीं, तो उसे बोला जाता है इंप्लाइड ब्रीच, इंप्लाइड ब्रीच, है ना, विदाउट स्पोकन थ्रू वर्ड्स। अब इस केस में ऑप्शन क्या होता है? जिसके साथ धोखा हुआ, जिसके साथ धोखा हुआ ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन ये होगा, जिसके साथ धोखा हुआ वो बोलेगा, बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो तभी के तभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल यानी कि रिप्यूडिएट कर देगा, है ना, रिसाइंड कर देगा, है ना। कैंसिल को क्या बोलते हैं लीगल भाषा में? रिसाइंड। कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देगा और डैमेजेस मांग लेगा, क्लेम डैमेजेस, कि जो तेरी वजह से मुझे नुकसान हुआ है उसका पैसा निकाल, पैसा, पैसा बाबू, पैसा निकाल। या फिर अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच में, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या हुआ, क्या हुआ, सामने वाले को सदमा लग गया, सदमा, कि भैया नहीं नहीं नहीं, गजनी कह रही, सजनी कह रही है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गजनी कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता,
प्रैंक कर रही है मेरे साथ, ये नकली पति है इसका, प्रैंक कर रही है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, जान दे देंगे हम, ई के लिए हम जान दे देंगे, इन्हें हमारे साथ कसमें वादे खाए थे, जन्म साथ चलना, यही 7 जन्मों का वादा, प्रैंक कर रही है। जज साहब कह रहे हैं भाई धोखाधड़ी में भी तुझे प्रैंक नजर आ रहा है? तो गजनी कह रहा है ये प्रैंक कर रही है, झूठ बोल रही है। तो जज साहब क्या बोलेंगे? जज साहब बोलेंगे ठीक है भैया झूठ बोले तो क्या कर भैया, बोले जल्दी क्या कर, ड्यू डेट तक का क्या कर ले, इंतजार कर ले। तो दूसरा ऑप्शन दिया कि आप वेट कर सकते हैं, हाँ वेट कर सकते हैं कयामत के दिन का वेट करने को बोला जाता है ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव। कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रख सकते हैं। अब एग्जाम में यही आता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखा तो क्या होगा। अब इसमें दो बातें हो जाएंगी सर, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा, कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने जिंदा रखा तो क्या होगा सर, ड्यू डेट वाले दिन, है ना, ड्यू डेट वाले दिन अगर प्रॉमिसर ने हां बोल दिया तो प्रॉमिसी, अगर प्रॉमिसर ने सुधार कर दिया, ठीक कर दिया, तो प्रॉमिसी हैज टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट, कि जिस दिन शादी का कॉन्ट्रैक्ट था उस दिन, है ना, सच में प्रैंक निकला तो भैया उस दिन तुम क्या करोगे, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। या फिर एक ऑप्शन और है जो बहुत गजब का ऑप्शन है, जिसका केस आया एवरी वर्सेस भुवन। एवरी वर्सेस भुवन ने क्या बोला, एवरी वर्सेस भुवन ने बोला कयामत के दिन से पहले अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव रखा है और शादी होनी है मान लो 15 तारीख को, तो 15 तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखा है, तो 15 से पहले यानी कि बिफोर ड्यू डेट, अगर बिफोर ड्यू डेट क्या हुआ है, अगर बिफोर ड्यू डेट क्या हुआ है, इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, ठीक है ना, राइट, यानी सेक्शन 56 लग गया, सेक्शन 56 लग गया, इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, तो ड्यू डेट पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी नहीं, जैसे लड़ाई होगी भैया इंडिया पाकिस्तान की, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लॉकडाउन लग गया, जैसे कोरोना में लग गया था लॉकडाउन, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, तो फिर प्रॉमिसर जिसने धोखा दिया है, प्रॉमिसर टेक द बेनिफिट, प्रॉमिसर बेनिफिट लेगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा वॉइड। सर बहुत बढ़िया, बोलो मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। एक ही पेज पे खल्लास, पूरा चैप्टर ब्रीच खल्लास, बहुत बढ़िया। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर दिया ऑन ड्यू डेट, जिस दिन शादी है उस दिन सुबह सुबह मना कर दिया, नहीं कर रहा शादी, ठुकरा के तेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, गाना बजा ड्यू डेट वाले दिन। या फिर जैसा इस पिक्चर में हुआ था राजकुमार राव के साथ, शादी के टाइम पर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के टाइम पर ही मंडप से दुल्हन भाग जाती है, बधाई हो, शायद पता नहीं कौन सी पिक्चर थी, हमारी शादी में जरूर आना, ऐसी कोई पिक्चर थी, मंडप से भाग जाती है वो, तो उसे बोलते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ब्रीच कर देना, है ना। तो दोनों में ही आपके पास क्या ऑप्शन है, दोनों में ही आपके पास ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन बोलो जल्दी, पहला ऑप्शन दे लो, क्या करोगे सर आप, एग्रीड पार्टी रिसाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक ही इवेंट का ना हो, एक दिन का ना हो, कुछ ज्यादा लंबे इवेंट का हो, जैसे भैया 7 दिन तक रोज रात को गाना गाना है ना, राइट, सीमेंट मंगा लिया तुमने, कई दिनों तक इंस्टॉलमेंट पे सीमेंट जाना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कई दिनों का है तो आप क्या कर सकते हो,
कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मानो, है ना, और क्लेम कर लो डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव मानो, क्लेम कर लो डैमेजेस फॉर ब्रीच। कॉर्पोरेट आगे आगे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, डैमेजेस को क्लेम कर लो। तो ये था सर आपका पूरा ब्रीच, एक ही पेज में खल्लास। तो सारे बालक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, या फिर साथ के साथ नोट कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पे पड़ी ही रहेगी, तो आप चाहें तो वहां से दोबारा रिवाइज करके इसे बना सकते हैं। ठीक है भैया, हाँ तो बढ़िया। मुद्दे का केस लॉ है ये वाला, एवरी वर्सेस भुवन, ठीक है ना, और इसका केस लॉ है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। तो ये दो केस लॉ हमें देखने के लिए मिले। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात रही, मजा भी आ गया सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। सर ये कैसी बातें लिखी हैं सर? ये बातें बेकार बेकार की जो मैंने आपको पढ़ा दी वो यहीं लिखी है। एंटिसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेस बाय वर्ड विद एग्जाम्पल अपने रंग भरे बादल से, है ना, रंग भरे नोट्स में लिखी है। ड्यू डेट तक का इंतजार कर सकते हैं। अगर ड्यू डेट तक का आपने इंतजार किया है, ठीक है, या तो कैंसिल कर दो, या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई। ये वो खास केस लॉ है जो एग्जाम में क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम एवरी वर्सेस भुवन। अगर बीच में इम्पॉसिबिलिटी आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड हो जाएगा, आप उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। ये एक्चुअल ब्रीच आ गया सर। ऑन द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, यानी कि मंडप से लड़की भाग गई तो ये हो गया एक्चुअल ब्रीच, राइट। ये सेम एग्जाम्पल है और ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें अभी बताया। सर ये पूरा का पूरा एक ही SRK में आपने खत्म कर दिया। मजा आ गया सर, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करेंगे, मजा आ जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप 6th नाइट के उससे पैसे ले लो और अगले दिन उसे ऑपरेटिव करके गाना गाने के लिए बुला सकते हो। सेम केस है ना, शकीरा लहरी वाला, शकीरा आंटी शामिना मीना वाका वाका वाला केस आ गया सर। ठीक है, अब सर अगले मुद्दे की बात आती है। अगले मुद्दे की बात आती है रेमेडीज। अगर किसी ने हमारे साथ धोखा दे दिया है तो ससुरा हम क्या करें? चुपचाप बैठे रहे, है ना? नहीं, हम उसका गाड़ी का टायर खोल के निकाल लेंगे बे। गाड़ी का टायर नहीं खोलने भाई, लीगल काम करना है। जज साहब ने बोला लीगल काम में हम आपको देंगे डैमेजेस। एक होगा कॉमन डैमेजेस, एक होगा स्पेशल इक्विटेबल डैमेजेस। कॉमन डैमेजेस का मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया सर? कॉमन डैमेजेस का हमारा फॉर्मूला था MP मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि शॉर्ट में हमने से याद किया मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, MP माइनस CP इज इक्वल टू ऑर्डिनरी या नॉर्मल डैमेजेस। तो MP माइनस CP से आप डैमेजेस मांग सकते हैं, MP माइनस CP से आप डैमेजेस मांग सकते हैं। ठीक है सर, मजा आ गया सर। सर ये रे ऑर्डिनरी डैमेजेस। सबसे पहला MP माइनस CP जो डैमेजेस मांगोगे, इसका सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 73, सेक्शन 73 याद रखना है, बिना किसी समस्या के याद रखना है। ठीक है ना, राइट। MP माइनस CP, तो मेरे डैमेजेस यहां कितने निकले सर? मार्केट प्राइस 10,000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 8,000, तो MP में से CP माइनस किया, ये मेरे डैमेजेस हो गए। क्वांटिटी 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, क्वांटिटी 100 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। ये मेरा आंसर हो गया कि MP माइनस CP ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं। अगली बात सर, अगली बात, ऑर्डिनरी डैमेजेस जो होंगे वो रिमोट डैमेजेस को लेकर बात ये बोलते हैं कि रिमोट डैमेजेस आप क्लेम नहीं कर सकते अगर कोई डैमेजेस रिमोट और इनडायरेक्ट है। सर रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस सर कैसे पता लगा? ये महान केस लॉ आया रिमोट और इनडायरेक्ट का, ये महान केस लॉ आया सर। क्या है केस का नाम याद रखना है सर? बहुत अच्छे से इस केस का नाम याद रखना है, हॉब्स वर्सेस लंदन एंड SW रेलवे। एक भैया हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी बच्चों सहित, मियाँ बीवी बच्चों सहित MBBS, मुन्ना भाई MBBS मतलब मियाँ बीवी बच्चों सहित ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन वालों ने गलत जगह पे उतार दिया, उरी दादा गलत जगह पे उतार दिया। बहुत ही भयंकर डरावनी रात थी, ड्रिजलिंग नाइट, पत्ते हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ झूम 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 करके झूल रहे थे। भैया आंटी जी को डर के साथ साथ सर्दी भी लग गई। तो
अंकल जी ने, एच ने, हॉब्स एच ने कहा कि एक तो ट्रेन गलत जगह पे छोड़ के गई, तो ट्रेन में गलत जगह उतारने में ट्रेन के टिकट के डैमेजेस दोगे वापस, प्लस आंटी जी के हॉस्पिटल का बिल भी दोगे। जज साहब ने बोला उजी दादा ई नहीं चौलबे भैया, ई नहीं चौलबे। क्यों नहीं चौलबे? क्योंकि भैया गलत जगह पे उतारा, ट्रेन के गलत जगह उतारने पर ये वाले टिकट वापस रिफंड मिल जाएगा, डैमेज मिल जाएंगे, पर ट्रेन वालों की वजह से आप बीमार नहीं हुए हो, बीमार ट्रेन वालों की वजह से नहीं हुए हो, हॉस्पिटल के डैमेजेस रिमोट हैं, इनडायरेक्ट हैं, तो इसका गलत जगह पे उतारने से कोई रिश्ता नहीं है कि गलत जगह पे उतारने की वजह से आप बीमार हुए हो, ऐसा नहीं कह सकते। अगर गलत जगह पे उतारने से बीमार होते तो पूरे के पूरे सारा का सारा परिवार बीमार होना चाहिए था, खाली एक बीमार क्यों हुआ? क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर थी। च्यवनप्राश खाने की जरूरत है आंटी जी आपको, है ना, डाबर च्यवनप्राश। स्पेशल डैमेजेस, अगली बार इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड स्पेशल डैमेजेस, इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं वो होते हैं जो बहुत ही स्पेशल और अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस से जनरेट लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही शानदार केस लॉ। ए था ठेकेदार, चलो इसका नाम ही कर देता हूं, ठेकेदार साहब, ए ठेकेदार वाह, हाँ सर बिल्डिंग बनाई दो रे, बिल्डिंग बनाई दो। ठेकेदार ने, है ना, वादा किया, प्रॉमिस किया, एग्रीमेंट किया कि मैं आपके लिए बिल्डिंग बनाऊंगा। किसके लिए? ए के लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, ए के लिए। ए ने कहा भैया कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? उन्होंने बोला भैया 31 मई तक बिल्डिंग खल्लास। खल्लास मतलब कंप्लीट, उड़ानी नहीं है, कोई बम लगा के उड़ा दो ना, खल्लास। ए ने बोला बी को, भाई 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 31 मई का क्या होगा सर? केक कटेगा, सब में बटेगा, गृह प्रवेश होगा। बी ने कहा ठीक है मैं रेंट पे लेता हूं, मैं रेंट पे लेता हूं, और बी ने इसको एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया भाई बहनों, एडवांस दे दिया, मोदी जी ने एडवांस दे दिया ठेकेदार को। ए ने इस बात को ठेकेदार को बता दिया, भाई साहब आप जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बना रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख से मैं किराएदार का दूंगा और मैं किराएदार से एडवांस ले चुका हूं, तो आपकी जिम्मेदारी है जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बनाए भाई बहनों, जल्दी बिल्डिंग बनाए। ठेकेदार ने क्या किया? बिल्डिंग तो तैयार करी, पर जल्दबाजी में कच्चा मटेरियल लगा दिया, सीमेंट की जगह रेत लगा दिया। हमें लगाना था अंबुजा सीमेंट, हमें लगाना था बांगर, सस्ता नहीं सबसे अच्छा बांगर सीमेंट लगाना था, लेकिन उन्होंने कच्चा सीमेंट लगाया, बिल्डिंग ढह गई। बिल्डिंग क्या हो गई सर? ढह गई, ये लिखा, बिल्डिंग गिर गई। अब एक तो ठेकेदार ए को डैमेजेस देगा, कहेगा भैया गलती मेरी है ना, बिल्डिंग ढह गई, एक तो मैं ये डैमेजेस दूंगा, MP - CP कह दो, ये दूंगा। ए ने कोर्ट में क्लेम किया कि ठेकेदार मेरे डैमेज तो देगा, जो मुझे एडवांस मिला था किराया भी तो लौटाना पड़ा, किराया भी तो लौटाना पड़ा। तो जज साहब ने कहा मेरा जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी से मैंने किराया लिया एडवांस, उसने मुझसे एडवांस वापस मांग लिया, साथ में मेरे से इंटरेस्ट भी मांगा, तो मैं जो बी ने जो मेरे ऊपर केस किया, अब बी भी तो इसके ऊपर केस करेगा। बी कह रहा तेरे ऊपर केस करूंगा, तूने टाइम पे मुझे बिल्डिंग नहीं दी, इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये भी ठेकेदार ही देगा, इसको बोला जाता है स्पेशल डैमेजेस। तो ए मस्ट, ठेकेदार क्या करेगा? कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग भी देगा, और जो रेंट खोया है वो भी देगा, और जो सी ने कंपनसेशन लिया है इस बंदे ने, ये भी देगा। इसे बोला गया स्पेशल डैमेजेस। ये हो गया सर ऑर्डिनरी डैमेजेस, दिस इज स्पेशल डैमेजेस एंड दिस इज ऑल्सो स्पेशल डैमेजेस। बोलो सर मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। एग्जाम में ये केस मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। इस केस को GK PL करेंगे। सर GK PL क्या होता है सर? घोट के पी लेंगे। जैसे कि स्पेशल डैमेजेस के लिए बोला गया, स्पेशल डैमेजेस तभी मान्य होंगे, स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हो अगर स्पेशल डैमेजेस का आपने क्या दे रखा हो? नोटिस दे रखा हो। क्या दे रखा हो मुन्ना? नोटिस। तो स्पेशल डैमेजेस का आपको नोटिस देना जरूरी है, स्पेशल डैमेजेस का आपको नोटिस पहले से देना जरूरी है।
जैसे ऊपर वाले केस में इस बंदे ने इसको नोटिस दिया था कि मैंने आगे भी कांटेक्ट कर लिया है। सर हेडली वर्सेस बैक्सडेल में क्या हुआ? हेडली वर्सेस बैक्सडेल में क्या हुआ सर? सर हेडली वर्सेस बैक्सडेल में क्या हुआ? सर हेडली वर्सेस बैक्सडेल में एच ने ये बताया नहीं वाई को कि अगर तूने डिले किया है तो डिले की वजह से मेरा लॉस होगा, ये नोटिस नहीं दिया। अब सभी बालक बताएंगे, सभी प्यारे प्यारे बालक, मुन्ना मुन्नी बालक बताएंगे कि अगर हेडली वर्सेस बैक्सडेल ने एच ने अगर नोटिस नहीं दिया तो जो उसका काम खराब हुआ है किसी और बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्या वो रिकवर कर सकता है? जज साहब ने बोला, सभी बालक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जज साहब ने बोला बी नॉट लायबल, यानी बैक्सडेल नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द डिले। रीजन बिंग क्योंकि उसने ये बात बताई नहीं, बी को उसने ये बात बताई नहीं, डिले की वजह से क्या होगा? गड़बड़ होगी। तो इसका मतलब एच को क्या मिलेगा? सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस। एच सिर्फ एमपी माइनस सीपी ही मिलेगा, एमपी माइनस सीपी ही मिलेगा। ठीक है मुन्ना मुन्नी? हाँ सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। अगली बात सर, अगली बात दिल जलों के लिए, ठुकरा के मेरा प्यार उन जनों के लिए है ना, राइट। इंतकाम देखेगी। अब एक बालक तुम्हारा जैसा बहुत होशियार कहने लगा सर मेरा ब्रेकअप हो गया मेरी एक्स के साथ। मैंने कहा रो क्यों रहा है? सर मैं क्या बताऊं दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुम्हें। अरे सर बस क्या बताऊं, दिल हूं करे। मैंने कहा भाई ये कैसे कैसे गाने गा रहा भाई, कैसे कैसे गाने गा रहा अजीब से। कह रहा है सर आप मुझे डैमेजेस दिला दो, आप मुझे विंडिक्टिव डैमेजेस दिला दो। आपने क्लास में पढ़ाया था अगर धोखाधड़ी हो जाती है तो फीलिंग्स को लेकर डैमेजेस मिलते हैं। कोर्ट आपकी फीलिंग के डैमेजेस आपको देता है। तो क्या ब्रेकअप के डैमेजेस मिलेंगे। ब्रेकअप, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रखी है। तो जब सबने कहा उरी दादा, ओ मेरे भाई, ओ मेरे पुष्पा, ए मेरे सम्मी कपूर, भाई ब्रेकअप पार्टी का जमाना है, ब्रेकअप पार्टी का। तू ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देवदास कबीर सिंह हुए घूम रहा है कि नहीं बात? ठीक है। तो भैया यहां मैंने लॉ में क्या लिखा है, होश में पढ़ लो। शादी का कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो डैमेजेस है, ब्रेकअप के कोई डैमेजेस नहीं होते। शादी का कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो डैमेजेस है। जज साहब ने कहा शादी का कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो डैमेजेस मिलेंगे, यानी तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स के डैमेजेस हैं अगर शादी हो गई, या अगर शादी का कॉन्ट्रैक्ट है तो शादी से पहले शादी का एग्रीमेंट पे धोखा दिया है। तो अगर तुम्हें जज साहब से क्या लेना है, डैमेजेस लेने अपनी एक्स से, अपने एक्स से, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं भैया, हमारा शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। शादी के डैमेज मिलते हैं, ब्रेकअप के डैमेजेस नहीं मिलते हैं। समझे मुन्ना मुन्नी? सर अगली बात विंडिक्टिव डैमेज होता है बैंक की गलती। किसी गलती? बैंकर की गलती। सर बैंकर ने मान लो 2 जनों के चेक डिसऑनर कर दिए गलती से। एक चेक डिसऑनर किया तुम्हारा, एक चेक डिसऑनर किया तुम्हारा, एक चेक डिसऑनर कर दिया अंबानी जी का। ठीक है, राइट। अब अंबानी जी का एक चेक डिसऑनर किया 1000 रुपए का, अंबानी जी का दूसरा चेक डिसऑनर किया 100 करोड़ का। तो बैंक की गलती की वजह से बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो बताओ किसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी ज्यादा? 100 रुपए 1000 रुपए के चेक पर पेनल्टी ज्यादा लगनी चाहिए, 100 करोड़ के चेक पर पेनल्टी ज्यादा लगनी चाहिए? बालक बोलेंगे सर 100 करोड़ के चेक पर ज्यादा क्या होनी चाहिए सर? पेनल्टी लगनी चाहिए, है ना? ठीक है, 100 रुपए के चेक पर क्या होना चाहिए सर? ज्यादा पेनल्टी लगनी चाहिए। गलत जवाब। 100 करोड़ के चेक पर लगना चाहिए, गलत जवाब। सर पेनल्टी ज्यादा इस पे लगेगी, बताओ क्यों? अरे भाई अंबानी की गुडविल किस पे खराब होगी? अंबानी जी ने 100 करोड़ का चेक था, डिसऑनर हो गया, तो उनकी गुडविल खराब नहीं। 100 करोड़ बहुत मोटी रकम होती है भैया,
लेकिन अगर मुकेश अंबानी का, अरे भैया हे अंबानी, रे भैया रे, अगर मुकेश अंबानी का 1000 रुपए का चेक डिसऑनर होगा तो ज्यादा बेइज्जती है। लोग कहेंगे बताओ से खाते में 1000 रुपए ना पड़े, अरे हमसे ले लेता 1000 रुपए, ओ लैम्बोर्गिनी, ओ एंटीले, है कि नहीं बात, नंबर गिन्नी में घूम रहा है, एंटीले में रह रहा है, तब 1000 रुपए ना से खाते में। जितना ज्यादा छोटा चेक होता है उतनी ज्यादा इंसल्ट होती है मार्केट में। तो जज साहब ने बोला कि डैमेजेस डिपेंड करेंगे आपकी गुडविल, आपको कितनी खराब हुई है। तो जनरली बिजनेसमैन की गुडविल, छोटे चेक में बिजनेसमैन की गुडविल इंसल्ट होती है, इंसल्ट होती है छोटा चेक बाउंस होने पर, है कि नहीं बात, नॉन बिजनेसमैन से रिलेटेड। तो इसका मतलब अगर अंबानी का 1000 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए, अंबानी का 1000 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए, 100 करोड़ का चेक डिसऑनर हो जाए तो पेनल्टी कम लगेगी। लेकिन बैंक ने अंबानी का 100 रुपए का चेक डिसऑनर कर दिया, 1000 रुपया का चेक डिसऑनर कर दिया, 500 रुपया का चेक डिसऑनर कर दिया, तो पेनल्टी ज्यादा लगेगी। जितनी छोटा अमाउंट का चेक डिसऑनर उतनी ज्यादा इंसल्ट होती है बिजनेसमैन की। सेम बात ये और ये आया, चेक जितना हैवी होगा उतनी कम पेनल्टी, चेक जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा इंसल्ट होगी। कि लोग बोलेंगे अंबानी, ए पुष्पा अंबानी, बताओ अंबानी भैया ने क्या कर दिया, अंबानी भैया ने 500 रुपए भी खाते में ना रखे। सर नॉमिनल डैमेजेस, अगला डैमेज आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल मतलब नॉमिनल, ना मात्र का डैमेजेस, नॉमिनल, बिल्कुल नॉमिनल ना मात्र का। एक्चुअली में दुखी पार्टी को कोई नुकसान ही नहीं होता। मैंने तुम्हारे यहां 1000 करोड़ का माल बेच दिया, तुम्हारे ट्रक का टायर पंचर हो गया, अरे ट्रक का टायर पंचर हो गया, 100 रुपए पंचर लगवा लिया, अरे अब 100 रुपए के भी डैमेजेस लोगे हजारों करोड़ के माल पे। तो ऐसे डैमेजेस एक्चुअली में आपको कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, वो तो नॉमिनल। सर फिर आता है डैमेजेस फॉर कॉज बाय डिले, देरी की वजह से, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहां पे देर आए दुरुस्त आए नहीं हुए, देरी की वजह से। देरी की वजह से आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा और कोर्ट में यह प्रूफ करना पड़ेगा कि डिले की वजह से डेट्रॉयरेशन हुआ है, यानी कि डेप्रिशिएट हुआ है, डेप्रिशिएशन लगा है किसी भी प्रोडक्ट में। केस एक ही आया जिसका नाम था वेलवेट वाला केस, विल्सन वर्सेस यॉर्कशायर रेलवे कंपनी। रेलवे कंपनी ने इतना डिले कर दिया, इतना डिले कर दिया कि जो सामान वो बेचना चाहता था उनका सीजन ही निकल गया। तो जज साहब ने कहा इतनी देर कर दी आने जाने में कि प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई कि उसको फायदा ही नहीं हुआ। तो जज साहब ने बोला केस करने वाला, प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ होता है केस करने वाला, दुखी, केस करने वाला कंपनसेशन ले सकता है कि तुमने जितना देर किया मेरा बहुत नुकसान हुआ। अगली बात सर, अगली बात प्री फिक्स डैमेजेस। प्री फिक्स डैमेजेस हमारे आईसीआई हमसे लेता है। आईसीआई कहता है कि एग्जाम फॉर्म टाइम में भर दिया तो मान लो शायद 1500 रुपये फीस है, अगर एग्जाम फॉर्म लेट भरा है तो लेट फीस लगेगी 500 रुपया। भाई ये लेट फीस तुम लोगों को पहले बता दी गई, अगर लेट फीस पहले ही बता दी गई है तो इसी लेट फीस को बोलते हैं प्री फिक्स डैमेजेस। प्री फिक्स डैमेजेस पहले से बता देना, राइट, इसे ही बोला जाता है लिक्विडिटी डैमेजेस। अब आती है पेनल्टी क्या होता है। सर पेनल्टी का मतलब होता है आर्बिट्रेरली, मतलब रैंडमली फिक्स हाई अमाउंट को आप क्या कर रहे हो, आर्बिट्रेरली हायर अमाउंट सामने वाले से चार्ज कर रहे हो। इंडिया में पेनल्टी अलाउ नहीं है, इंडिया में पेनल्टी अलाउ नहीं है। रीजनेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए, रीजनेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए, ज्यादा कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए, रीजनेबल मिलना चाहिए रे पुष्पा। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हमें एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। क्या एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी? कहने के लिए अगर मैं तुम्हें राज की बात एक ही उसमें लिखवा दूं, राज की बात बताएं, यानी कि पेनल्टी नाम की इंडिया में कोई चीज नहीं होती। देयर इज नो एंटाइटलमेंट फॉर एनीथिंग बाय द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो राज की बात क्या निकल के आई? इन शॉर्ट राज की बात निकल के आई, कॉन्ट्रैक्ट
के अंदर जो तुमने अमाउंट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा धोखा देने वाले से नहीं वसूल सकते। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा नहीं वसूल सकते, उससे कम वसूल सकते हैं, ज्यादा नहीं वसूल सकते, कम ले सकते हैं, कम पैसा ले सकते हैं, ज्यादा नहीं। बात समझ में आ गई ना? जैसे ये लिखी बात, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ₹1,00,000 का, एक्चुअली में धोखाधड़ी से लॉस हुआ 70 का, ठीक है ना? तो मैं क्या ₹1,00,000 वसूल लूं? नहीं। क्या लाख से ज्यादा वसूल लूं? नहीं। 70,000 ही डैमेजेस में मिलेंगे, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,00,000 का, लेकिन एक्चुअल में लॉस हुआ 1,50,000 का। दूसरा केस देखे रहेंगे पुष्पा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,00,000, लॉस हुआ 1,50,000, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर निकल जाऊं? ना मुन्ना ना। जज साहब ने कहा बोला, क्या बोला? ओनली 1,00,000 रिकवर कर सकते हैं आप। मजा आ गया सर? मजा आ गया सर? इसका मतलब डैमेजेस होती हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज्यादा को पेनल्टी बोला जाता है, और पेनल्टी इंडिया में नहीं चलती। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ऊपर नहीं जाने का। अगला बचपन वाली बात है, बोलो पेंसिल। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, अगर कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी करे तो सेक्शन 39 आपको यह अधिकार देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहां पे हुआ, एम को टाइम पे सप्लाई नहीं मिली, एम ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया और कंपनसेशन क्लेम कर लिया। अब सेक्शन 75 बिल्कुल क्लैरिफिकेटरी पॉइंट है। सेक्शन 75 बोलता है अगर आपके किसी भी के साथ धोखा हुआ है, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आपका क्या राइट है? यू हैव द राइट टू क्लेम। आपका राइट है आप डैमेजेस लें, आपका राइट है आप डैमेजेस लें, चाहे एमपी माइनस सीपी लें, चाहे स्पेशल डैमेजेस लें, चाहे डेट्रोएशन वाले डैमेजेस लें, जो भी आपका बनता है वो सारे डैमेजेस लें। ये सेक्शन 75 बोलता है अ पर्सन हैज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस, है ना? यानी कि 75 बोलता है कि आप सेक्शन 73 का सहारा ले सकते हैं। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तो 75 बोलता है 73 का सहारा आपके लिए खुला है। 75 इसका आपको अधिकार देता है। बहुत बढ़िया, बोलो मजा आ गया सर? मजा आ गया, मजा आ गया सर। पुरानी बातें, आप पैसा मत लो, क्या बोल दो? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए, काम। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वादा ही निभाना है, वादा ही निभाना है। यानी कि पैसा नहीं चाहिए, आप काम पूरा कर दें, ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्विट फॉर इंजेक्शन, स्विट फॉर इंजेक्शन काहे इतनी लेट कर दी हो? अच्छा, पराग सर बुलाए थे? नहीं, वो व्हाट्सएप अकाउंट वाले सर थे ना, उन्होंने बता दिया। बहुत बढ़िया, शिलिंग सर। अब देखो सर, अब देखो सर, स्विट फॉर इंजेक्शन, स्विट फॉर इंजेक्शन को मैंने आपके नोट्स में लिख के दिया है, यहां नहीं तो कहीं नहीं। इसे कानूनी भाषा में क्या बोल देते हैं? स्टे ऑर्डर। यानी अगर मैंने मान लो क्लास के कोचिंग के बच्चों को वादा कर दिया कि मैं तुम्हें 3:30 बजे पढ़ाऊंगा, अरे पुष्पा लॉ पढ़ाऊंगा 3:30 बजे, और फिर मैंने मना कर दिया पढ़ाने से, तो बच्चे मेरे ऊपर स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं और कह सकते हैं सर जी को बोल दो यहां नहीं तो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ा सकते, खाली बैठेंगे लेकिन कहीं नहीं पढ़ा सकते। इसे बोलते हैं स्टे ऑर्डर। प्रोहिबिटेड द पर्सन टू डू द एक्ट, एक बंदे को रोकना काम करने से पर्टिकुलर टाइम पर। बहुत बढ़िया बात कही सर, बहुत बढ़िया बात कही, है ना? ये लिखी बात। ल्यूमली वर्सेस वेंजर, ल्यूमली वर्सेस वेंजर ने बोला कि अगर तुम यहां गाना नहीं गाओगे तो दुनिया में कहीं गाना नहीं गाओगे। जज साहब ने बोला एक को रोक दिया जाएगा दुनिया में कहीं भी गाना गाने से। सेम बात जेंडर वाले केस ने बोली कि भैया अगर तुम हमसे सप्लाई नहीं लोगे तो किसी से भी सप्लाई नहीं लोगे इस समय पर। क्वांटम मैरिट सर, क्वांटम मैरिट क्या होता है सर? क्वांटम मैरिट क्या होता है? क्वांटम मैरिट होता है सर, हिंदी में लिखेंगे जितना काम उतना दाम,
जितना काम उतना दाम। यानी कि मान लो मैं तुम्हें पढ़ाने आया और मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, मैंने कहा बाकी एक नहीं पढ़ा रहा, तो जज साहब बोलेंगे अगर अंकुर सर ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया है तो अंकुर सर ने जितना काम कर दिया ईमानदारी से उतना तो दाम दे दो भैया, ए बाबू उतना पैसा तो दे दो बाबू कम से कम। ऐसा थोड़ी है कि बेचारे काम भी करके चले गए और सही काम भी किया तुम्हारे लिए और तुम उसका पैसे नहीं दे रहे। तो जज साहब ने बोला जितना काम सर ने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने का उतना दाम सर को दे दो, इसे बोलते हैं जितना काम उतना दाम। और जितना काम उतना दाम दो तरफ से लगता है, जितना काम सही कर दिया उसका पैसा मुझे मिल जाएगा, या कह दो जितना काम मैंने खराब कर दिया तो मैं पैसा लौटा दूंगा। तो क्वांटम मेरिट दोनों तरफ से काम करता है। इंग्लिश में बोलते हैं एज मच एज मेरिटेड। मेरिटेड का मतलब होता है अर्न, वेयर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय द वन पार्टी हैज बिकम डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ अदर पार्टी, such person has a right to claim the compensation for the work already done, for the work already done। बहुत बढ़िया बात कही सर, ऐसी बात सुन के हमारा दिल गार्डन गार्डन हुई गवाह है कि नहीं बात, राइट। तो ये लॉक 1 जैसे आया है, कुछ इस तरह के केस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अभी देख लेते हैं, है ना। 5-10 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको दे रखे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, पहले अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं सर। अगला चैप्टर कहता है सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? सर बचपन में हमने जाना, तूने मेरे जाना, कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, लेकिन बचपन में हमने जाना। क्या जाना था लॉ के बचपन में? A + E = C। लेकिन अगर मैं कह दूं कि A नहीं है सिर्फ E है तो क्या वो C हो सकता है? तो बच्चे बोलते हैं नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। लेकिन सभी बच्चे अब ये बात जान चुके हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हिमांशु भी इधर ध्यान दो, मोबाइल दो तुम मुझे अपना, इधर दो मोबाइल मुझे। ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है? यहीं रख दो, यहाँ रख दो, कि सीधा एनफोर्सिबिलिटी आ जाए बाय लॉ। अगर सीधा कानून के द्वारा एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है, सीधा कानून के द्वारा एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बिना एग्रीमेंट के बनता है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को नाम देते हैं क्वासी, यानी कि आधा कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हाँ सर याद आ गई बात, मजा आ गया सर। तो यही वो है जो हमें बताता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है हाफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन डायरेक्टली इम्पोज बाय द लॉ, ऑब्लिगेशन डायरेक्टली इम्पोज बाय द लॉ। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की वजह से आया, किसी और के पैसे पर खुद को अमीर नहीं बनाना चाहिए। अभी केस देखेंगे। अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी धोखा दिया है तो सेक्शन 73 आपके लिए एज इट इज लगेगा। 73 बोलता है, अभी तो पढ़ा डैमेजेस, कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की धोखाधड़ी में भी आप पूरे डैमेजेस ले सकते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट सेक्शन 10 के नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के एलिमेंट्स होते हैं। क्वासी सीधा लॉ से आता है और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट ऑफ पार्टी से आता है। आता है क्या नहीं आता भाई बहनों? आता है क्या नहीं आता? आता है सर। सबसे पहला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो मैं तुम्हें माइनर वाले चैप्टर में पढ़ा देता हूं, माइनर वाले चैप्टर में पढ़ा देता हूं, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा पढ़ा हमने? सेक्शन 68। ए पुष्पा, ए मानसू बताओ 68 क्या होता है भाई? 64 होगा। हाँ बताइए बताइए। 68 मतलब वो पोजीशन हिंदी में बताइए, हिंदी में। किसी पोजीशन में किसी माइनर को नॉलेज से या प्रॉपर्टी से सेलिंग करने में या उसकी नेसेसिटी में योगदान दिया हो, उसके एक मतलब उसे सिचुएशन एक स्टेट में मतलब सर्वाइव करने के लिए वो करने के लिए तो वो लाइबल होगा उसकी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी उस लाइबल होगा मतलब उसकी प्रॉपर्टी से भी गेनिंग करेंगे। 68 में पढ़ा, ये लाइन आपको बिल्कुल घोट के पी लेनी है। कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन को नेसेसरी देता है ना, किसको देता नेसेसरी? चाहे माइनर को दे, चाहे अनसाउंड माइंड को दे, चाहे माइनर को दे, चाहे अनसाउंड माइंड को दे।
तो जिसने नेसेसिटी दी है उसको ये राइट दिया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी से वो क्लेम करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से वो क्लेम करेगा, पर्सनली उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। माइनर इज नॉट लायबल, माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल, अनसाउंड पर्सन इज नॉट लायबल, अनसाउंड पर्सन की प्रॉपर्टी लायबल। ठीक है, राइट, सही बात। अगर वही काम तुमने अनसाउंड व्यक्ति की जगह उसके ऊपर डिपेंडेंट बीवी बच्चों को दिया है कि भैया एक अनसाउंड व्यक्ति था, उसके बीवी बच्चों को आपने रोटी कपड़ा मकान दे दिया, तो आप उस अनसाउंड व्यक्ति की प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे, प्रॉपर्टी से रिकवर होगा, उससे रिकवर नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात कही सर, ये तो मजा आ गया सुन के। अगली बात, अगर आपने किसी के लिए कुछ पैसा पे कर दिया, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, एक बार की बात है, मैंने पराग सर की गाड़ी का चालान पे कर दिया, अरे पराग सर की गाड़ी है मैं पैसे दूंगा, तो क्या मैंने जो पराग सर की गाड़ी का चालान पे कर दिया, क्या पराग सर को उस गाड़ी का चालान हमें लौटाना पड़ेगा? आंसर है यस सर, यस सर, यस सर, लौटाना पड़ेगा। रीजन बीइंग, अगर मैंने किसी की सहायता करी है, किसी के लिए पैसे पे किया है, तो मुझे वो पैसा रिकवर करने का राइट देता है सेक्शन 69। ऐसी यहां बिल्लू ने, है ना, बिल्लू ने अगर अप्पू का पैसा दे दिया सरकार को, तो अप्पू को पैसे लौटाने पड़ेंगे बिल्लू को। अगला सर, नॉन ग्रेशियस एक्ट। नॉन का मतलब होता है नॉट, ग्रेशियस का मतलब होता है फ्री। अगर कोई भी काम तुमने किसी के लिए फ्री में नहीं किया है, तो सामने वाले बंदे को वो काम का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट। पर आपको दो बातें पूरी करनी, जैसे ये मिस्टर सटका है, वो केक छोड़ा है मटका के घर पर, मटका ने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काट लिया, तो मटका को पैसे लौटाने पड़ेंगे। रीजन भी, तीन बातें मटका कोर्ट में प्रूफ कर देगा। ठीक है ना, सटका प्रूफ कर देगा। सटका कहेगा कि मैंने लीगल चीज उसके घर पे रखी थी, है ना, उसकी ये इंटेंशन नहीं थी कि उसके घर पे वो फ्री में छोड़ के आ जाए केक, और फ्री केक नहीं था, और जिसके घर पे छोड़ के गया उसने मजा ले लिया केक का, तो वो लौटाना पड़ेगा। ये वाला सेक्शन तो नलायक को तुम्हारे ऊपर भी लगता है। तुमने भैया कोचिंग में आके पढ़ाई करी, तुमने भैया कोचिंग में आके पढ़ाई करी, गलती से कैलकुलेटर या गलती से ये मोबाइल, ये हमारे हिमांशु भैया मोबाइल छोड़ के चले गए, गलती से कैलकुलेटर मोबाइल कोचिंग में रह गया, तो ये मोबाइल क्या हमारे कोचिंग का हो गया, मेरा हो गया? नहीं भैया। तो हिमांशु भैया को ये तीन बातें प्रूफ करनी पड़ेंगी कोर्ट में। कोर्ट में हिमांशु भैया को बोलना पड़ेगा कि मैंने लीगल चीज डिलीवर की है और सर के सामने रखा था, क्योंकि सर ने ही बोला था मोबाइल रख के जा अपना, मैंने फ्री में नहीं रखा सर के पास, सर ने मजा ले लिया, घर ले गए, तो मुझे मोबाइल लौटाना पड़ेगा। ये हुआ अगला कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा फेवरेट सेक्शन 71, पाया मैंने पाया तुम्हें अपना बनाया तुम्हें गाना सुनाया था। पाया मैंने पाया तुम्हें अपना बनाया तुम्हें बिल्कुल गलत गाना है, क्योंकि जज साहब ने बोला जिसको पाया क्या उसका हो जाता है, जिसको पाया उसका समान नहीं होता, पहले उसको कुछ जिम्मेदारी निभानी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है बेली के जैसी। वो कहेगा कि भैया जिसको सामान पाया है उसकी पहली ड्यूटी बनती है ढूंढे असली ओनर को, जब तक असली ओनर नहीं मिलता टेक केयर करेगा किसका सर, सामान का, राइट, जब तक कि असली ओनर ना मिले। जब असली ओनर मिल जाए तो वो उसको सामान लौटा देगा कि भैया तेरा सामान खोया था ये ले लौटा दे। टेक केयर करने का अगर कुछ खर्चा आया है तो रियल ओनर टेक केयर का खर्चा देगा, तो बेली की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। फिर एक केस आया एग्जाम में बहुत बढ़िया, टेक केयर करोगे, केस आया बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टेड केस, हाउलिन वर्सेस हॉलर। हाउलिन वर्सेस हॉलर, हाउलिन वर्सेस हॉलर। बताओ क्या हुआ था हाउलिन वर्सेस हॉलर में? एच को एक डायमंड मिला पड़ा हुआ, उसने वो एफ को दे दिया, भाई तू संभाल के रख ले।
अब फाइंडर ऑफ गुड्स के पास क्या होता है, अगर रीजनेबल टाइम तक ट्रू ओनर नहीं मिलता, हाँ रीजनेबल टाइम तक ट्रू ओनर नहीं मिलता है, तो ये गुड्स फाइंडर ऑफ गुड्स का हो जाता है, ये गुड्स जिसको पाया उसका हो जाता है रीजनेबल टाइम के बाद। रीजनेबल टाइम तक मिला ही नहीं, तो एच ने बोला भाई रीजनेबल टाइम तक इसका ओनर नहीं मिला, रीजनेबल टाइम तक इसका ओनर नहीं मिला, पैसे लौटा, पैसे कह रहा हूं सॉरी, डायमंड लौटा। एफ ने डायमंड लौटाने से मना कर दिया, क्योंकि एफ ने बोला जब ये डायमंड तेरा ही नहीं है और ये डायमंड मेरा भी नहीं है, इसका असली मालिक हमें मिला ही नहीं है, तो जब असली मालिक मिला नहीं तो तू क्यों रखेगा, मैं रखूंगा। तो बताएंगे सभी बालक, ए हिमांशु बताएंगे बालक, ये एफ का होगा एच का होगा, एफ का होगा एच का होगा। एफ कह रहा है मैंने रखा है संभाल के, मेरा होगा। एच कह रहा है तेरा काहे होगा, पाया तो मुझे था, मेरा होगा। रियल ओनर नहीं मिला तो मेरा होगा। बात कोर्ट तक चली गई, बताइए बताइए, बात कोर्ट तक चली गई रे। मत पढ़ो नलायको, मत पढ़ो। मेरे एग्जाम तो मई में नहीं है सर, दिसंबर में है, नवंबर में है, मेरे एग्जाम तो और आगे है, मत पढ़ो। जज साहब ने बोला भैया एफ को वो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि सामान हमेशा उसका होता है जिसको पाया गया है। अगर ट्रू ओनर नहीं मिलेगा तो सामान फाइंडर का होता है, तो फाइंडर कौन है, एच का। सही बात, बालक भी सही जवाब दे रहे हैं, एच। फाइंडर अगर एच है तो फाइंडर का होगा अगर रियल ओनर नहीं मिला। बहुत बढ़िया बात कही। अगर आपने गलती से या धमकी से किसी को ज्यादा या एक्स्ट्रा सामान दे दिया तो उस बंदे को वो वापस करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने गलती से 2 बार इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर दिया, 2 बार सेल टैक्स दे दिया, तो सेल टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हें पैसा लौटाएगा, क्योंकि डबल पेमेंट तुमसे गलती से हुई है। बहुत बढ़िया बात है ना। ऐसी अगर गलती से, अगर धमकी से किसी से धमकी देकर तुमने सामान छीना है तो तुम्हें सामान लौटाना पड़ेगा अगर धमकी इस्तेमाल की गई है। और सर क्वांटम मेरिट जो हमने पढ़ा, जितना काम उतना दाम, उसके कुछ केसेस बने। सबसे पहला केस है प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेक्शन 65। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके से वॉइड हो जाता है, जैसे सेक्शन 56 से। 56 क्या था भैया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ए सेक्शन 56 अपने छोटे दिमाग में बात डाल ले, क्या था अब तक 56 सर, अब तक 56 था। मत पढ़ो, मत याद आने दो तुम्हें कोई बात, ले लो मजे, एग्जामिनर तुमसे मजे ले लेगा। कल ही पढ़ाया परसों की क्लास में। सेक्शन 56 था इम्पॉसिबिलिटी। अगर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से या किसी और भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एग्रीमेंट कब वॉइड होता है, जब भैया किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी अनसाउंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो बच्चे के साथ की एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, अनसाउंड के साथ की एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो जब ये एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में अगर किसी भी पर्सन ने कुछ एडवांस ले लिया, एडवांटेज ले लिया, तो जिसको एडवांटेज मिला है वो क्या करेगा, वो उसे लौटाएगा। बाउंड टू रिस्टोर, बाउंड टू रिस्टोर। यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पहला केस क्या बना कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट ही बेकार हो गया, तो एनफोर्सिबिलिटी कोर्ट से आएगी कि उतना लौटा दो जितना काम तुमने लेन देन कर लिया है, ठीक है ना। तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। सेम एग्जाम्पल लिखा है, सेम एग्जाम्पल लिखा है। अगर ए ने बी को बोला ये ले पकड़ लाख रुपए, शादी कर ले सी से, सी की मृत्यु हो गई तो बी पैसे लौटाएगा, जितना काम नहीं हो पाया दिक्कत से वो पैसे लौटाएगा। नॉन ग्रेशियस एक्ट, मटका वाला केस सेम लिखा है, ठीक है। या तुम्हारा कैलकुलेटर वाला केस, तुम या मोबाइल कैलकुलेटर छोड़ गए, तुम फ्री में नहीं छोड़ के गए, मैंने उसका मजा ले लिया, तो जितना काम का मैंने मजा ले लिया, जितना काम की तुम्हें दिक्कत मैंने दी है,
उतना दाम मुझे तुम्हें पे करना पड़ेगा। अगली बात सर, अगर कोई बंदा किसी को काम पूरा करने से रोकता है, ठीक है ना, कि और आगे काम मत करो, तुम मुझे पढ़ाने से आगे रोकते हो, तो भैया जितना काम मैंने कर दिया पढ़ा दिया उतने का पैसा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने किताब लिखी, आगे वाले ने बोला और मत लिख, जितना लिख दिया उतना ही बहुत है, तो जितना मैंने लिख दिया उतना दाम आप मुझे पे करेंगे। बहुत बढ़िया बात। मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता है, जैसे सर मुझे 100 बेल्स यानी 100 यूनिट तुम्हें देनी थी, लेकिन मैंने 50 यूनिट तुम्हें पहुंचा दी, उसके बाद तुम कह रहे हो और मत दे, और मत दे, या मैंने बोला मैं और नहीं दूंगा, तो 50 का पैसा देना पड़ेगा। जितना काम मैंने कर दिया ईमानदारी से, उतना दाम तो आप भाई मुझे दोगे ना, कम से कम उतना तो दोगे यार। भले ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, बस कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो जितना डिविजिबल पार्ट मैंने पूरा कर दिया उतना दाम तुम मुझे दोगे। और आखिर बात क्या आती है भाइयों बहनों, आखिर भी बात क्या आती है, याद आया, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, ऊपर डिविजिबल था, यहां इनडिविजिबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, बीच में ब्रेक नहीं किया था, पूरा एक साथ करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया बैलून वाला, मैंने बालक के बर्थडे पे कहा ये ऐसे बैलून बना दे, लेकिन वो ऐसा डिजाइन बना के नहीं गया, फुला फुला के फुग्गे फुला के, बैलून को हमारे यूपी की भाषा में फुग्गे बोलते हैं, फुग्गे फुला के जमीन पे बिछा गया। तो मैंने कहा भाई तूने काम खराब कर दिया, अब ये कौन बनाएगा, टोकरी कौन बनाएगा, गेट कौन बनाएगा। तो मैंने कहा पूरे पैसे नहीं दूंगा। तो जज साहब ने कहा सर बिल्कुल मत देना, लेकिन उसने जितने फुग्गे फुलाए हैं उतने का दाम दे दो। जज साहब ने कहा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल था, लमसम पेमेंट होनी थी, काम उसने पूरा कर दिया लेकिन बहुत बुरी तरीके से किया, तो आप उसके पूरे पैसे मत देना, पर जितना काम आपको वाजिब लगता है उतने पैसे देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल आया ये 750 यूरो का काम था, पाउंड का काम था, 204 बिगाड़ दिया काम, तो 750 में से 204 रुपया काट लेना उसके, जो उसने काम खराब किया है। ये था आपका क्वांटम मेरिट। बोलो सर मजा आ गया सर? ये हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट खल्लास, कॉन्ट्रैक्ट खल्लास। सर एक क्वेश्चन बना है सर, एक क्वेश्चन बनता है सर, एक क्वेश्चन तो बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है सर? लॉक वन पढ़ेंगे। लॉक 1 पढ़ेंगे रे पुष्पा। इकतीस दिसंबर तक जाना है माल। 1 नवंबर को कह रहा है नहीं दूंगा, 31 दिसंबर को माल जाना है, 1 नवंबर को मना कर रहा है, यानी दिसंबर से पहले मना करते हो, क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी ब्रीच। कैसे लिखा जाता है एग्जाम में? एग्जाम में कैसे लिखा जाता है? पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में मैंने बाय हैंड लिख कर तुम्हें बताया एग्जाम की प्रेजेंटेशन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? 300 का। मार्केट में कितना हो गया सर? 350। एमपी माइनस सीपी वसूल लोगे 50 रुपए, है ना, इनटू क्वांटिटी कर दोगे। सर ये रही बात। पहले क्या करेंगे सर? पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये हो गया स्टेप नंबर 2, और ये हो गया स्टेप नंबर 3 कंक्लूजन, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। एंटीसिपेटरी ब्रीच लिख दिया क्या सर? बिफोर द टाइम, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो आपको आप वेट नहीं करना है कयामत के दिन का, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। गिवन केस में यही हुआ, दिसंबर का मामला था, नवंबर में मना कर दिया गया, इसे आपने क्या बोला?
एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब क्या करें, एमपी माइनस सीपी करेंगे, एमपी माइनस सीपी, एमपी 350, सीपी 350 रुपया का डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं पर शर्ट, पर शर्ट, पर शर्ट। डिट्टो ऐसी एग्जाम में लिख के आना है, फुल नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे भैया, पूरे नंबर मिलेंगे रे बाबू। डॉक्टर मनोज सिंह कौन है सर? हमको नहीं पता। लॉग 2 बताएंगे। कितना डैमेजेस ले सकता है? अरे ओ सांबा, कितना डैमेजेस ले सकता है भाई? कितना? सबसे खतरनाक लाइन है ये बात उसने सी को बता दी। अगर उसने बात सी को बता दी है तो सेक्शन 73 कहता है मिलेंगे, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सिंस इट वॉज विद द सी नॉलेज दैट, अगर उसने काम नहीं किया, ए को 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लॉस होगा तो वो इतना पैसा उससे ले सकता है ना। स्पेशल डैमेजेस वो 1 लाख रुपए का ले सकता है कि भैया उसको 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें नोट्स में दे रखे हैं। आखिरी बता दो, चलो लॉग 3 बता दो। आखिरी करते हैं, खेल खत्म करते हैं। कितना डैमेजेस लेगा? अरे ओ पुष्पा, जेड से कितना डैमेज लेगा? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर जेड ने इन्फॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? एक तीर से 2 शिकार। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सपेक्टेड। सर पहले हम बताएंगे सेक्शन 73 है ना, कि वो एमपी माइनस सीपी ले सकता है। अगर उसने किसी स्पेशल बात के बारे में पहले बताया है तो वो स्पेशल डैमेजेस भी ले सकता है। हेडली वर्सेस बैक्सडेल में क्या बोला गया था? हेडली वर्सेस बैक्सडेल में बोला गया था कि अगर तुमने नहीं बताया है, स्पेशल सर्कमटेंसेस को तुमने अगर पहले से नहीं बताया तो आप स्पेशल डैमेजेस नहीं ले सकते। इसलिए नोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टी को स्पेशल डैमेजेस के बारे में एक दूसरे को अवगत कराना होगा। ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने प्रोविजन लिख दिया। अब आई बात एनालिसिस की कि हमारे इस केस में क्या हुआ। इन द गिवन प्रॉब्लम, इन द गिवन केस जो 73 पर बेस्ड है, पहले केस में एक्स ने बताया है जेड को
कि वो वाटर बॉटल खरीद रहा है ना, वाई से, इसलिए तुम्हें ये काम जल्दी करना है। 10 जेड को नॉलेज है स्पेशल सर्कमटेंसेस की। जेड को किसकी नॉलेज है सर? तो मुद्दे की बात आई है, जेड हैज द नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमटेंसेस। एक्स से करेगा, एक्स एंटाइटल टू क्लेम स्पेशल डैमेजेस 50 पैसा इंटू 1000 वाटर बॉटल, यानी कि 500 रुपया वो क्लेम कर सकता है। बीइंग अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, जो उसे होता अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट वाई से हो जाता। एक्स्ट्रा स्पेशल डैमेजेस। इफ एक्स हैज नॉट इन्फॉर्म द जेड, कि भैया एक्स ने बताया ही नहीं कि वाई के साथ उसे कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब वो कितना लेगा? तब वो लेगा MP माइनस CP। MP माइनस CP वो क्लेम कर सकता है। पहले वाले केस में वो स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है और MP माइनस CP भी क्लेम कर सकता है। दूसरे वाले केस में जब उसने बताया नहीं तो वो MP माइनस CP क्लेम कर पाएगा, स्पेशल डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाएगा। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे दनादन। ये सारे सेम ही केस हैं, MP माइनस CP, स्पेशल डैमेजेस। अगर तुमने इस वाले मेरे नोट्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, ये बस ये 6 क्वेश्चन कर जाना नोट्स के डैमेजेस के ऊपर, इससे ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। स्पेशल डैमेजेस का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब तक पिछले 10-12 सालों में जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आए डैमेजेस पर, खासकर हेडली वर्सेस बैक्सडेल के ऊपर, ये सारे मैंने आपको नोट्स में दे रखे हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा और पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब आपको टिप्स पर, है ना, टिप्स पर आ चुका होगा, राइट। तो हेडली वर्सेस बैक्सडेल को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे सर। अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन चैनल पर आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करके जरूर छोड़ दें, ताकि जैसी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आपको बतला जाएगा सर आज हमारी लॉ की लाइव क्लास होने वाली है। ठीक है मुन्ना मुन्नी? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है आप जरूर लॉ में 80+ मार्क्स लेके आएंगे। यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी उम्मीदें हैं कि जितनी ईमानदारी से हमने पढ़ा है, जितनी ईमानदारी से जान लगा के हम रिवीजन भी कर रहे हैं, तो 80+ मार्क्स हम लेके आएंगे। बस हमें थोड़ी लिखने में मेहनत करनी है सर। कॉन्सेप्ट में, सेक्शन में, केस लॉज में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जान लगा के लिखने में मेहनत करेंगे। 80+ का सपना हम जरूर पूरा करेंगे, ICAI से छीनकर पूरा करेंगे। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर।